तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इस वीडियो में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो हमारा सेमेस्टर 2 बी एल 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 बी सेमेस्टर 2 3 ईयर में जो कोर्स है, इसमें अगर आप देखें तो यूनिट 4 जो है वो लॉ ऑफ वार की है। ये यूनिट मैं पहले कराऊंगा। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि अभी रिसेंट में जो है वर्ल्ड डायनेमिक्स भी इस तरीके से है, और अगर हम इसको देख लेते हैं इस टॉपिक को, तो ये टॉपिक हमारे दिमाग में रहेगा और ये जो है टॉपिक कई बार रिपीट हुआ है। तो जैसे कि आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इसमें बनता है डिफाइन वार। सिंपल आ जाएगा डिफाइन वार, या आ जाएगा डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉर एज एक्सप्लेन्ड इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस। ये क्वेश्चन लगभग हर ईयर में आया है। 2017, 18, 19, 22, 23, ठीक है, 24 में भी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसमें देख लेते हैं। ये इसमें यूनिट 4 का है, ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यूनिट 4 का है। सबसे पहले हम देख लेंगे डिफिनीशन जिससे क्वेश्चन बन रहा है, फिर हम इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वार देख लेंगे, और उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स ऑफ वार देख लेंगे इस वीडियो में। इससे आपके 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, और जो बनेंगे, और इसमें एक क्वेश्चन 100% रिपीट होगा यूनिट 4 से, ठीक है। अगर 100% नहीं, अगर मान लीजिए कहीं कुछ चेंज भी होता है तो आप इसमें लिख सकते हैं, कोई भी आ जाएगा यूनिट 4 से तो आप लिख सकते हैं इसी मटेरियल से बना के। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, वार की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप वार की डेफिनेशन देखें तो वार क्या होता है? वार सीधे अर्थों में तो यही होता है, देखिए, जब 2 देश या 2 ग्रुप, 2 स्टेट आपस में किसी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, तो जो है वो वार की सिचुएशन होती है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, ईरान अमेरिका या यूक्रेन रशिया का जैसे वार, तो क्या होता है जब 2 मिलिट्री फोर्सेस, 2 गवर्नमेंट, 2 पॉलिटिकल यूनिट्स एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, तो वो जो है अपनी पॉलिसी दूसरे स्टेट पर, दूसरे राज्य पर, दूसरे देश पर करना चाहती हैं लागू। इसके कारण से जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वही है वार, ठीक है। इसको अलग अलग जूरिस्ट ने, इतिहासकारों ने इसको जो है एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स में। तो आप एग्जैक्ट वर्ड तो रिपीट कर नहीं पाएंगे, बट वार की टोटल डिफिनीशन जो है आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ द वार, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट डिफिनीशन लिखनी है इसमें, तो एक आप कार्ल्ड की डिफिनीशन लिख सकते हैं। इसमें उसने लिखा है सिर्फ 2 लाइन में, वार इज़ नथिंग बट ए कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरकोर्स विथ एन एडमिक्सचर ऑफ अदर मीन्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या है एग्जैक्टली। तो वार आपको मालूम है कि क्या होता है वार। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, देखिए इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वार एज एक्सप्लेन्ड इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वार देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वार। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मिलिट्री नेसेसिटी, ठीक है। तो इसमें जब 2 देश आपस में लड़ाई करते हैं या वार की सिचुएशन में आते हैं, तो उनका मेन जो एजेंडा होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो होता है दूसरे जो 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 एनिमी स्टेट है उसको, उसके मिलिट्री फोर्स को कमज़ोर करना, ठीक है, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे मतलब 2 सेनाओं की जब युद्ध होता है तो उसमें कितने ज़्यादा लोग ख़त्म कर सकें हम दूसरी सेना का या वो पर्टिकुलर स्टेट, ये उसका एक मिलिट्री नेसेसिटी होती है। मेन उसका जो है प्रिंसिपल, हम बोले तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इसमें जो है सामने वाले स्टेट की आर्मी को वीकन करना, अपने कमांडर्स को बचाना, ठीक है, और ठीक है। तो ये है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिलिट्री नेसेसिटी है कि आप सामने वाली एनिमी को कमज़ोर करना, ठीक है। उसके बाद है अननेसेसरी सफरिंग, ह्यूमैनिटी का एक एंगल है इसमें, ठीक है। तो इसमें हेग कन्वेंशंस आपको याद रखना पड़ेगा। हेग कन्वेंशन जो है ना,
वो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो है इसमें इस कन्वेंशन का मेन कहना यह है कि जो सारे लोग जो है ना वो ह्यूमनली और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बेस्ड ऑन सेक्स, नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ जो है ना, इनमें भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। लोगों को अननेसेसरी सफरिंग्स को अवॉइड करना है, ठीक है। और ये हेग कन्वेंशन जो है रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है आर्म्स, प्रोजेक्टाइल्स और जो मटेरियल्स होते हैं उसको सफरिंग और इंजरी के लिए, ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि ह्यूमैनिटी का एंगल हमेशा होना चाहिए वार में। यू शुड नॉट बी, द वार शुड नॉट बी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका प्रोपोर्शनैलिटी का। प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी जैसे कि आपने सेल्फ डिफेंस में भी देखा होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी मतलब एक प्रोपोर्शनल फोर्स। ये नहीं कि कोई आपको जो है एक चाटा मारे तो आप सीधा उसको गोली ही मार दो। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपका दो जो है स्टेट लड़ रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेसिव फोर्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट ये कहता है कि देखिए किसी स्टेट में मिलिट्री भी होती है और सिविलियंस भी होते हैं, ठीक है। जो कॉम्बेटेंट्स होते हैं जो लड़ाई लड़ते हैं, और सिविलियंस होते हैं जो लड़ाई लड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो इनमें दोनों में डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए, ठीक है। सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और जो कॉम्बिटेंट हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। मगर सिविलियंस को हमेशा अटैक से प्रोटेक्ट करना है, अनलेस वो खुद भी पार्ट नहीं ले रहे हैं उस कॉन्फ्लिक्ट में या उस वॉर में, ठीक। तो अब लास्ट पॉइंट है इसमें ऑनर, ठीक है। हाँ, तो ऑनर जो है वो ऑनर इसमें ये है कि ऑनर जैसे मान लीजिए कि कोई जो कैप्टिव्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कैप्टिव्स हैं या एडवर्सरी पार्टी है, ठीक है, दोनों के बीच में ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जो है ज़रूरी है, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि एडवर्सरी किसी वीकर पोजीशन में तो उसका अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द मोरल प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस वीडियो में इस यहीं तक देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन यानी कि जो है व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ आउटब्रेक ऑफ वॉर, डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन ट्रीटीज़, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनिमी प्रॉपर्टी, ये हम जो है एक दूसरे वीडियो में देख लेंगे डिटेल में, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में अभी तक यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। और आप लोग देखिए अभी मेरे वीडियो की क्वालिटी डेफिनेटली उतनी अच्छी तो नहीं है, मगर मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ और लैंग्वेज को अपने इस तरीके से रख रहा हूँ कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप एज इट इज़ जाके एग्ज़ाम में आप लिख सकें। इंस्पाइट मेमोराइजिंग द इंटायर बुक, आपको अगर क्लियर रहेगा कंसेप्ट तो आप जाके अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आया उसमें 40% फेलियर रेट है, ठीक है। जैसा कि मुझे आइडिया हुआ कि 40% फेलियर रेट है, और इवन जो लोग पास भी हुए हैं उनके स्कोर्स काफ़ी कि जो है वो पासिंग मार्क्स के आसपास ही हैं। तो दैट मीन्स यूनिवर्सिटी जो है वो कॉपी जो है वो अच्छे से ही चेक कर रही है, ठीक है। तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर रखिए जिससे कि एग्ज़ाम में आपको ये सिचुएशन ना बने कि हमें आ नहीं रहा है और हमें छोड़ना पड़े या हम गलत लिख के आ जाएं और पासिंग मार्क्स या फेल होने की नौबत आए। तो आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सपोर्ट करिए, देखिए, शेयर कीजिए। कुछ आपको अगर इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, जिससे मैं धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव भी कर सकूं, ठीक है। और ऐसी वीडियो मैं लाना चाहता हूं और भी जो आप लोग को यूज़फुल हो और आप लोग को हेल्प करे, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहे आप लोग को, जिससे आप लोग को इधर उधर
ना भटकना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ज़रूरी जानकारियाँ मिल जाएँ। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो के लिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।